चलिए तो आज और एक प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक और प्रैक्टिकल है जो सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं वाइवा के अंदर, और कई बार इसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो पी ड्रग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है ये पी ड्रग। तो पी ड्रग का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा समझना बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है। तो हम लोग इसमें डिस्कशंस करेंगे कि क्या है, क्या चीज़ें आपको वाइवा में पूछ सकते हैं और कैसे ये एक्सरसाइज होता है। तो एक एग्जाम्पल देके भी, एक एक्सरसाइज के तौर पे देके भी हम लोग उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो क्या है ये प्रैक्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव? प्रैक्टिकल का ये ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को पी ड्रग या फिर पी ट्रीटमेंट का एक तो कंसेप्ट पता चलना चाहिए, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, टू गो टू अ टारगेट दैट इज पी ड्रग। तो एक पी ड्रग के पास पहुंचने का टारगेट कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, वो हम लोग को पता चलेगा। और किसी भी कंडीशंस के लिए आपको पी ड्रग सिलेक्ट करनी हो तो इसके ऊपर से एग्जाम्पल के तौर से आपको पता चल जाएगा क्या क्या कौन सी चीज़ें आपको चाहिए ये प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज चाहिए। सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन का हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको बता दूं कि यूजुअली दो सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं कमर्शियल सोर्सेज के जिसके अंदर कॉस्ट की ज़्यादा मायने रखते हैं, और एक होते हैं नॉन कमर्शियल सोर्सेज जिसमें दवा के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये दोनों सोर्सेज आपको मिलेंगे। इंडियन ड्रग रिव्यू है, मिम्स है, सिम्स है, ये सब काइंड ऑफ कमर्शियल सोर्सेज है। और टेक्स्ट बुक्स आपकी जो स्टैंडर्डाइज है वो आपके नॉन कमर्शियल सोर्स में होते हैं। तो आपको एक टेक्स्ट बुक और एक ऐसी सोर्स के जिसमें कॉस्ट या फिर प्रिपरेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। यूजुअली प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि एक्सरसाइज दी जाती है और बच्चों को ये दोनों सोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं, और उसके अंदर से आपको एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करना है, और फिर आपका डिटेल वाइवा होता है। तो क्या होता है पी ड्रग कंसेप्ट? है क्या ये पी ड्रग? तो पी ड्रग को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट्स अ पर्सनल ड्रग। ठीक है, पर्सनल ड्रग। अब पर्सनल ड्रग का क्या मीनिंग है? मीन्स कि मेरी खुद की ड्रग, अपनी ड्रग कोई और यूज़ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पी ड्रग क्या होता है कि मार्केट में कई सारी पहले तो मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कम करना है। अभी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी कई सारे आपके पास पहले ग्रुप्स और क्लासेस हैं। उस क्लासेस के अंदर भी इवेंचुअली कई सारी ड्रग्स हैं। तो उसमें से आपको एक ड्रग चूज करना है और उसको आपको प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अभी सोचिए कि ये कि थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद एक ड्रग के ऊपर कंक्लूड करना और उसे प्रिस्क्राइब करना, उसे पी ड्रग कंसेप्ट बोलते हैं। और पी ड्रग कंसेप्ट का इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो करने से क्या होता है कि एक तो आप प्रमोट करते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे वीडियोस में चले जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है क्या है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। और प्रिस्क्राइबर्स को या फिर डॉक्टर्स को इजी रहता है कि हर बार रिपीटेटिवली ये प्रोसेस में से ना जाए। डॉक्टर्स को इजी रहता है चूज करने के लिए इतनी सारी ड्रग के अंदर से। ठीक है, और एक चीज़ एडवांटेज ये रहता है कि ये सारी जो प्रोसेस है उसमें से एक ड्रग के ऊपर आप जो सिलेक्शंस करते हैं फिर उसके बारे में आपके पास काफ़ी सारी डेटा अवेलेबल रहते हैं, तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सो इसीलिए प्रिस्क्राइबर्स को काफ़ी हेल्प होती है ऐसे अप्रोप्रिएट ड्रग चूज़ करने में जब इतने सारे ऑप्शन हो। तो ये पी ड्रग इसीलिए पर्सनल मानी जाती है कि मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस में मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्स मेडिसिन, कोई और डॉक्टर यूज़ कर रहा है वाई मेडिसिन। सो मेरे लिए ये एक्स ड्रग है वो मेरी पर्सनल ड्रग है, उसके लिए जो वाई है वो उसकी पर्सनल ड्रग है। ठीक है, उसे वो अच्छी लगती है, मेरे को ये अच्छी लगती है। और इवेंचुअली क्या है कि हमें जो प्रिस्क्राइब करना है वो ये कंसेप्ट ध्यान में रख के ही करना है। तो एडवांटेज यही होते हैं कि रिपीटेटिवली सर्च नहीं करना पड़ता इतनी सारी ड्रग्स के अंदर से। जो प्रिस्क्राइबर है या फिर डॉक्टर है वो फैमिलियर हो जाता है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, लॉन्ग टर्म देते हैं, कई सारे पेशेंट्स को देते हैं, तो उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, उससे क्या इंटरेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में भी हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी डेटा मिलता है। इवन उसकी आप स्टडीज़ भी पब्लिश कर सकते हैं सब एथिकल गाइडलाइंस के थ्रू और परमिशंस के थ्रू। और
हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम में आपको जैसे वैसे तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सिंपल एडवाइस से या इन्फॉर्मेशन से या फिर लाइफस्टाइल से भी हो जाते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम में ऐसा पीट रख का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्टली जब आपको मेडिसिन डिस्पेंस करना है या फिर प्रिस्क्राइब करना है तो इस टाइप के कंसेप्ट से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, आप रैंडम नहीं जाते हो। तो क्या है, ये पूरा प्रोसेस है। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या पहला प्रोसेस है। तो मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ पी ड्रग, सो कैसा प्रोसेस रहता है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पेशेंट्स का प्रॉब्लम क्या है उसे आप डिफाइन करो। पहली चीज़ ये है कि पेशेंट्स का प्रॉब्लम है क्या, वो डिफाइन करो। अगर वो डिफाइन होगा प्रॉब्लम, तो उसके बारे में फिर ज़्यादा आप क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे आपको स्टेप वाइज जाना है। तो आपको उसका मेन डायग्नोसिस क्या है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज, तो वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं कि भाई ओके चलो डायग्नोसिस हो गया कि उसको माइल्ड हाइपरटेंशन है। तो अभी माइल्ड हाइपरटेंशन में मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेशेंट्स को मुझे क्या करना है, इस पेशेंट्स को मेरे को ट्रीट करना है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को आने से रोकना है, पेशेंट्स को स्टेबल करना है ये मेडिसिन के ऊपर। तो पहले आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स करो। इन्फेक्शंस है, अगर एक्यूट ट्रीटमेंट देना है, क्या उसका बॉडी टेम्परेचर ही हमें कम करना है, क्या उसको सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट देना है, उसके क्योर पे फोकस करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर से ही फिर ड्रग का सिलेक्शन पॉसिबल है। थर्ड थिंग ये है कि फिर आपका एक बार डायग्नोसिस क्लियर हो गया, प्रॉब्लम क्लियर हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर ले हैं, फिर उसके बाद आप ग्रुप्स कि मीन्स वो प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी दवाइयों के ग्रुप्स अवेलेबल है वो आप डिसाइड कीजिए। मान लीजिए कि आप माइल्ड हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ सोचना चाह रहे हो, तो उसमें यूज़ करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं। तो पहले ग्रुप्स आप डिसाइड कीजिए कि ये ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स, कि उसके अंदर से मुझे चूज़ करना है। उसके लिए आप ये फार्माकोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक है, फॉर्मूलरीज है, उसको आप चूज़ कर सकते हो और उसके अंदर से आपको इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूजुअली 2 से 4 ग्रुप आप शॉर्ट लिस्ट करिए पेशेंट के हिसाब से। ये जो ग्रुप चूज़ करना होता है, ये कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे आपको ग्रुप चूज़ करना है, तो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली और क्लियर किया गया है कि मेन 4 क्राइटेरियाज हैं जो रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के अंदर भी थे, हमने डिस्कस किए थे। एक था एफिकेसी, दूसरा था सेफ्टी, तीसरा था सूटेबिलिटी एंड चौथा था कॉस्ट। ठीक है, तो ड्रग एफिकेसी कितना इफेक्टिव है, वो ग्रुप कितना इफेक्टिवली कंपैरेटिवली कितना इफेक्टिवली वो ब्लड प्रेशर कम करता है, कंपैरेटिवली कितना सेफ है। सूटेबिलिटी मीन्स कि पेशेंट्स की कंडीशंस के हिसाब से इज इट सूटेबल और नॉट। ठीक है, पेशेंट्स को मान लीजिए साथ में डायबिटीज़ भी है, पेशेंट को मान लीजिए कि साथ में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी है, तो उस सिचुएशंस में आपको ड्रग इंटरेक्शंस, पेशेंट्स की और जो दवाइयाँ हैं वो, पेशेंट्स के कुछ कंट्राइंडिकेशंस, वो सब भी ध्यान में रखने पड़ेंगे और उस बेसिस पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मुलेशंस। पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, ओल्ड एजेड पेशेंट्स हैं, यंगर पेशेंट्स हैं, इमरजेंसी में आपको ट्रीटमेंट देना है या फिर क्रोनिक ट्रीटमेंट देना है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस क्राइटेरियाज आपके जो पी ड्रग है उसका डोजेज फॉर्मुलेशंस भी चेंज होता है। तो उसको जो सूटेबल हो उसकी कंडीशंस के हिसाब से आपको वो फॉर्मुलेशंस चूज़ करना है। और इवेंचुअली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट भी ध्यान में रखनी है, तो कंपैरेटिवली कॉस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन इंडिया। तो ये क्राइटेरियाज के बेस के ऊपर आपको मेन जो ग्रुप्स है वो चूज करने हैं। फिर उसके बाद जो 5वां चीज़ है वो है कि आपने इफेक्टिव ग्रुप चूज कर लिया, अब उसके अंदर से एक स्पेसिफिक ग्रुप चूज करना है। मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 4 ग्रुप चूज किए थे, A, B, C और D, और उसके अंदर से ये चारों क्राइटेरियाज जो हमने डिस्कशंस किए थे, एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट, इफेक्टिवनेस, सूटेबिलिटी, उसके ऊपर से आपको लगता है कि ए ग्रुप इज मोर सूटेबल, तो आपने फिर चूज करना है दिस ग्रुप ए, वी वुड बी सिलेक्टिंग दिस इज द बेस्ट ग्रुप कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स। फिर
आपको वो ए ग्रुप के अंदर से, अब ए ग्रुप आपने चूज किया है तो ए ग्रुप के अंदर भी काफ़ी सारी दवाइयाँ होगी, ठीक है। हर एक दवाइया का फार्माकोकाइनेटिक्स अलग होगा, हर एक दवाई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में या इंटरैक्शंस में उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अलग होगा। सो उसका डोजेज फॉर्म शेड्यूल अलग होगा, उसका टी हाफ चेंज होगा। तो उसके हिसाब से फिर आपको एक ड्रग सिलेक्ट करना है उसके अंदर से। सो अभी ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है फॉर सिलेक्टिंग अ ड्रग। तो सबसे पहले अभी आपको एक फाइनलाइज करना है एक्टिव सब्सटेंस। तो भाई इतनी सारी डोजेज फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कि आपने एसी इनहिबिटर चूज़ किया, तो कौन सा एसी इनहिबिटर आप रेमिप्रिल के ऊपर ही आए, तो क्यों रेमिप्रिल, क्यों और कोई नहीं। तो वो अपने आपको क्वेश्चंस पूछना है। अगर आप क्लैरिटी है आपके पास वो क्वेश्चंस के अंदर, तो आप चूज़ करते हैं वो ड्रग, जैसे फॉर एन एग्जांपल रेमिप्रिल। अब दूसरी चीज़ चूज़ करनी है डोजेज फॉर्म। जैसे हमने बता दिया था कि पेशेंट्स की कंडीशंस के हिसाब से आपको उसका डोजेज फॉर्म चूज़ करना है कि हमें टैबलेट उसको देना है, वेदर इट इज़ कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, इमरजेंसी सिचुएशंस है या क्रोनिक है, तो हमें उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए अस्थमा वाली कंडीशंस होते हैं तो उसमें मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं, नेबुलाइजर्स यूज़ होते हैं या स्पेसर्स भी कई बार यूज़ होते हैं। तो आपको ऐसा डोजेज फॉर्म चूज़ करना है कि पेशेंट्स के लिए कौन सा सूटेबल है। तो अभी आपने ड्रग चूज़ कर लिया, उसका डोजेज फॉर्म चूज़ कर लिया, नेक्स्ट क्या है, तो आपको उसका शेड्यूल, डोजेज शेड्यूल चूज़ करना है। वो भी आपको रेफरेंसिंग बुक्स में से मिल जाएगा, फॉर्मूलरी या फिर टेक्स्ट बुक्स में से मिल जाएगा कि कौन सा डोज रेंज है, कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से दिस इज़ द मिनिमम डोज, दिस इज़ द मैक्सिमम डोज एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गो। तो ऐसा एक डोजेज शेड्यूल आपको चूज़ करना है। एंड इवेंचुअली आपको चूज़ करना है डोजेज ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, सॉरी। तो कितने टाइम के लिए हमें चाहिए, एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, क्रोनिक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी चूज़ करना है। तो अभी आपने ड्रग चूज़ कर लिया, उसका डोजेज रेजाइम चूज़ कर लिया, ड्यूरेशन चूज़ कर लिया है, फॉर्मुलेशंस चूज़ कर लिया है। अब क्या करना है, अब उसको मॉनिटर करना है डिपेंडिंग अपॉन द केस, कि अगर एक्यूट केस है तो आपको इन्फेक्शंस के केसेस में आपको रिस्पांस देखना है कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, उसका रिस्पांस आ रहा है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हो चीज़ को है या फिर कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर बीच में आपको कुछ कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह करना है तो वो सब डिसीजंस आप ले सकते हो एक्यूट केस में। अगर क्रोनिक है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के ऊपर आपको उसका फॉलोअप करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स क्या है वो देखना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द केसेस यू कैन गो थ्रू इट। फिर है कि आपको उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी पेशेंट्स को देना पड़ेगा, और नॉन फार्माकोलॉजिकल कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ वार्निंग्स होते हैं, वो भी आप दे तो अच्छा है। और लास्ट में वो ड्रग अगर आप यूज़ करते हो तो वो ड्रग के बारे में कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस है, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, या फिर उसके अलावा कोई अच्छी ड्रग्स आई है वो ग्रुप में, उसका क्या कंपैरेटिवली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, वो भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पी ड्रग। अब हम समझते हैं कि एक एग्जांपल देने के बाद, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रैक्टिकल में कौन किस टाइप का एक्सरसाइज आपको देते हैं, ठीक है। तो जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 44 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट्स हैं जिसे ऑक्सीपिटल हेडेक, हैवीनेस और गिडीनेस रहता है पिछले 18 दिनों से, और उसका ब्लड प्रेशर जब मेजर किया तो 150/90 था। तो उसको डायग्नोस किया गया कि भाई ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है इसको। तो उसके लिए अभी हमें पी ड्रग चूज करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का एग्जांपल आपको देंगे, साथ में आपको बुक्स भी देंगे कि आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक और एक आईडीआर या फिर कॉमर्शियल सोर्स चूज़ कीजिए। अभी जैसे हमने किया था, जैसे हमको एक पेशेंट्स का प्रॉब्लम डिफाइन करना है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई पेशेंट्स को हेडेक, हैवीनेस और गिडीनेस रह रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपरटेंशन। सो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या गोल्स हैं हमारे। तो भाई पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स हैं, स्पेशली ये जो कंप्लेंट्स हैं उसको हमें बंद करनी है। फिर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमें नॉर्मल लेवल पे लाना है, फिर उसको वहाँ पे मेंटेन करना है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको भी हमें प्रिवेंट करना है, वो भी एक हमारा एम है। और पेशेंट्स को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द डिसीज़, और उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत होगी तो वो भी उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो दीज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कि जैसे आप लिख सकते हो। फिर है कि हमें
ये केस में यूज़ होने वाले ग्रुप्स के बारे में पहले तो चूज़ करना है। तो डिफरेंट ग्रुप्स चूज़ करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स है जो इफेक्टिवली माइल्ड हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। तो एक तो थायजाइड ग्रुप हो गए, फिर हो गए बीटा ब्लॉकर्स हो गए, फिर हो गए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, और फिर हो गए एसी इनिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ऐसे हमने ग्रुप्स चूज़ कर लिए हैं। अभी ये जो ग्रुप चूज़ किए हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो सभी ग्रुप का जो हमने जैसे बात की थी उसकी इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, सूटेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के तौर पे ही हमने 4 ग्रुप चूज़ किए हैं। अदरवाइज तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, फिर भी एफिकेसी के तौर पर इस केस के अंदर हमने 4 चूज़ किए हैं। और इवेंचुअली अब हम से हर एक की सेफ्टी के बारे में हमें लिखना है, मीन्स कि उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल क्या है, विच आर द कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से। तो हर एक की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, तो ऐसा आपको लिखना है फिर एक टेबल में। फिर एक सूटेबिलिटी, मीन्स कि कौन कौन से स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो ड्रग्स यूज़ करने से हो सकते हैं या फिर आपको ध्यान में रखने हैं, तो वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। और इवेंचुअली कंपैरेटिव कॉस्ट क्या है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि एसी इनिबिटर्स तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ही होते हैं, ठीक है, और थायजाइड डाययूरेटिक्स कंपैरेटिवली बहुत चीप होते हैं। तो ऐसे आप अभी जनरल लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ है वो कि आपको एक पी ग्रुप चूज़ करना है। तो वो पी ग्रुप चूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे फिर चूज़ किया दिस फर्स्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप को हमने एज अ पी ग्रुप चूज़ किया कि डाययूरेटिक ग्रुप देना ठीक है। अभी डाययूरेटिक ग्रुप में से भी हमने डिफरेंट मेडिसिन हैं, तो फॉर एन एग्जांपल इतनी मेडिसिन चूज़ कर ली है, उसका भी अगेन सेफ्टी, सूटेबिलिटी और कॉस्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है। तो हर एक के बारे में आपको लिखना है, कॉस्ट भी लिखना है, और उसके बाद इवेंचुअली आपको डिसाइड करना है ये सब क्राइटेरिया इसके अंदर से कि इवेंचुअली आपकी जो पी ड्रग क्या बनेगी, ठीक है। तो पी ड्रग यहाँ पे मोस्टली बनी है हाइड्रोक्लोरथायजाइड। तो वाइवा में कैसे पूछते हैं कि वाइवा में मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही पूछते हैं कि क्यों आपने ये डिफरेंट ग्रुप चूज़ किए, इसमें और भी क्लोनिडीन जैसी दवाइयाँ भी अवेलेबल थी, तो क्यों आपने क्लोनिडीन नहीं चूज़ की। तो ऐसे क्वेश्चंस वाइवा के अंदर पूछते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आंसर ये है कि आपने जो ग्रुप चूज़ की है उसका आर्ग्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके डिफेंस में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बोल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादातर इसमें चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मिक्स रहता है। मोस्टली ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप चूज़ करते हो तो आप ये ग्रुप चूज़ करते हो। कई बार हो सकता है कि 2 ग्रुप भी इफेक्टिव हो सकते हो, किसी को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, तो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना होता है। लेकिन मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस या सूटेबिलिटी के अंदर कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए किसी कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं नहीं क्लोरथैलिडॉन चूज़ करो, तो उसके भी क्यों नहीं चूज़ करने में आपके पास उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं सर मैं यही चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इसका इफेक्टिवली या एफिकेसी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कंपैरेटिवली कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है, तो दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल। सो ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो इवेंचुअली आप वाइवा में भी अच्छे से सर्वाइव करोगे। एंड इवेंचुअली आपने पी ग्रुप चूज़ किया, सॉरी पी ड्रग चूज़ किया है, तो इसका कंप्लीट एक प्रिस्क्रिप्शंस लिखना होता है, जो प्रिस्क्रिप्शंस का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। पहले डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन, फिर पेशेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, आर एक्स लिख के पूरा फॉर्मुलेशंस लिखना है, नॉट जस्ट टैब। हाइड्रोक्लोरथायजाइड mg नहीं लिखना है, मिलीग्राम लिखना है, पूरा आप डिटेल देख सकते हो। ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में भी हम लोग एक डिटेल में प्रैक्टिकल लेंगे, कितने नंबर्स चाहिए वो और कैसे उसको लेना है उसका इन्फॉर्मेशन लिखा होना चाहिए, और उसके साथ कुछ एडवाइजेस भी लिखे होने चाहिए जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, और इवेंचुअली जो प्रिस्क्राइबर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो। तो ऐसा एक लास्ट में एक प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको भी लिखना है। सो आप एज सच वो पूरी जो ड्रग है वो आप अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हो, और उसके साथ जो अदर एडवाइसेस है, जैसे सडन आपको कोई ड्रग विड्रॉ नहीं करनी है, उसका फॉलोअप करना है, लाइफ लॉन्ग और लॉन्गर टाइम लेना पड़ेगा, और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पेशेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये आप कह सकते हैं कि इज इज द कंप्लीट और आइडियल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग अबाउट दिस पी ड्रग एक्सरसाइज। तो इसी तरह से आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे, हर एक के अंदर वाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों आपने ये ड्रग नहीं चूज़ की, क्यों आपने ये ड्रग चूज़ की, क्यों आपने ये ग्रुप चूज़ किया, क्या होता है डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, पी ड्रग का क्या एडवांटेजेस होता है। तो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस के जो वाइवा में पूछे जाते हैं।
तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई और क्वेरीज हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई एंड सॉल्व। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो भी हम लोग डिस्कशंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की सीरीज़ बना रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल के सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।